भ्रष्टाचार ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा कैंसर है जो हमारे देश को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है। आज हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये कैसे हम सबकी जिंदगी पर हर रोज असर डालता है और देखेंगे कि इस ना दिखने वाले दुश्मन ने हमारे सिस्टम में अपनी जड़ें कितनी गहरी जमा ली हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद आपको हिलाकर रख दे। 39%। जी हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले एक साल में सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले हर 100 में से 39 लोगों को रिश्वत देनी पड़ी। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों अनकही कहानियों का प्रतीक है जहां किसी को अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, किसी को अपने मरीज के इलाज के लिए या किसी को सिर्फ अपना हक पाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा किसी और की जेब में डालना पड़ता है। जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, ये बिल्कुल सही बात है। ये कोई मामूली अपराध नहीं है, ये एक बीमारी है, एक दीमक है जो हमारे देश की नींव को धीरे धीरे खा रही है। ये हमारे विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाती है, हमारे सिस्टम पर से हमारे भरोसे को तोड़ती है और एक आम इंसान से उसका सबसे बड़ा हक छीन लेती है, बराबरी का मौका। तो चलिए अब इस छिपी हुई बीमारी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ये समाज के हर लेवल पर काम करती है, गली के एक छोटे से दफ्तर से लेकर सत्ता के बड़े बड़े गलियारों तक। ये एक ऐसे अदृश्य दुश्मन की तरह है जो है तो हर जगह लेकिन दिखाई नहीं देता और हमारे सिस्टम को धीरे धीरे पर लगातार कमजोर कर रहा है। इसका असर दो तरफा है। एक तरफ जब देश के विकास के लिए आया पैसा भ्रष्ट लोगों की जेब में चला जाता है तो सड़कें अधूरी रह जाती हैं, स्कूल अस्पताल बदहाल रहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। और दूसरी तरफ जब आम लोगों को ये लगने लगता है कि सिस्टम में बिना दिए कुछ नहीं होता, तो उनका सरकार और संस्थाओं पर से भरोसा उठ जाता है और किसी भी लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति कोई और नहीं हो सकती। अब जरा बड़ी बड़ी बातों से हटकर उस आम इंसान की जिंदगी में झांकते हैं जो हर रोज इसका सामना करता है, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की, उनकी तकलीफों की कहानी है। ये चक्र शायद हम में से बहुतों को अपना सा लगेगा। एक आम इंसान को अपने ही हक का काम करवाने के लिए इस पूरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। पहले आपकी एक जायज़ ज़रूरत होती है, फिर शुरू होता है जानबूझकर देरी का खेल। फाइलें यहां से वहां घूमती हैं या कभी कभी तो गायब भी हो जाती हैं ताकि आप थक जाएं, हार जाएं, और फिर इशारों इशारों में एक सुझाव दिया जाता है और आखिर में एक लेन देन के बाद ही आपका काम आगे बढ़ता है। ये छोटी छोटी रिश्वतखोरी अब कोई गलती नहीं बल्कि सिस्टम का एक हिस्सा बन चुकी है। इस आंकड़े को देखिए जरा, 222 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो हमारे देश की ट्रकिंग इंडस्ट्री को, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें हर साल अलग अलग चेक पोस्ट और नाकों पर रिश्वत में देनी पड़ती है। सोचिए, ये पैसा जाता कहाँ है? ये ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ाता है, जिसका सीधा असर महंगाई के रूप में हम सब पर पड़ता है, और ये उस तरक्की को भी रोकता है जो हमारा देश कर सकता है। तो ये तो हुई छोटी मोटी रिश्वत की बात। अब चलते हैं उस दुनिया में जहां भ्रष्टाचार का खेल लाखों या करोड़ों में नहीं बल्कि हजारों करोड़ों में खेला जाता है, जहां एक फैसला पूरे देश की किस्मत पर असर डालता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि बड़े बड़े घोटाले कोई नई बात नहीं है, बस वक्त के साथ उनका चेहरा और तरीका बदलता रहा है। 90s के दशक में चारा घोटाले में सरकारी खजाने को सीधे तौर पर लूटा गया। 2010 के दशक में 2G और कोयला घोटालों में देश की कीमती प्राकृतिक संसाधनों को कौड़ियों के भाव बांट दिया गया। और हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स विवाद ने दिखाया है कि कैसे भ्रष्टाचार को कानून का चोला पहनाकर भी किया जा सकता है। पैटर्न साफ है, तरीके बदलते हैं, नियत नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला तो और भी दिलचस्प है। इन्हें लाया गया था पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता लाने के नाम पर, लेकिन हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इसे ही असंवैधानिक कह दिया। क्यों? क्योंकि ये पारदर्शिता नहीं बल्कि गुमनामी को बढ़ावा दे रहा था। इससे क्विड प्रो को, यानी कुछ के बदले कुछ के सौदों का खतरा बढ़ गया था। मतलब साफ है, एक कंपनी किसी पार्टी को करोड़ों का चंदा दे और बदले में उसे कोई बड़ा सरकारी ठेका मिल जाए या उसके खिलाफ चल रही जांच को बंद कर दिया जाए। ये एक तरह से वैध भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल रहा था। और इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि इस सिस्टम का नतीजा क्या हुआ। कुल चंदे का लगभग 60% हिस्सा सीधे सत्ता में बैठी पार्टी को गया, जबकि मुख्य विपक्षी दल को 10% से भी कम मिला। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि कैसे ये व्यवस्था चुनावी मैदान को सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में झुका सकती थी, जो एक निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये बड़े स्तर का भ्रष्टाचार काम कैसे करता है? इसके कई तरीके हैं। ठेकों के बदले में गुपचुप सौदे होते हैं,
फर्जी कंपनियां बनाई जाती हैं काले धन को सफेद करने के लिए। चंदा मिलने के बाद कंपनियों के खिलाफ चल रही जांचें रहस्यमयी तरीके से धीमी पड़ जाती हैं। गरीबों के लिए बनी सरकारी योजनाओं का पैसा जरूरतमंदों तक पहुंचने से पहले ही बीच में गायब हो जाता है। ये एक बहुत ही सोची समझी और जटिल मशीनरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सब की कीमत कौन चुका रहा है और कीमत क्या है? ये सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं है, इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और दुनिया में हमारी साख पर पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है। 2024 में 100 में से भारत का स्कोर था 38। अब ये नंबर अकेला शायद कुछ ना कहे, लेकिन जब आप इसे ग्लोबल एवरेज जो कि 43 है और एशिया पैसिफिक के एवरेज जो 44 है से कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि हम औसत से भी पीछे हैं। दुनिया की नज़र में हमारी छवि एक ऐसे देश की है जहां भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। और यही स्कोर हमें दुनिया के 180 देशों में 96वें नंबर पर लाकर खड़ा कर देता है। ये रैंकिंग सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया भर के निवेशकों को हमारे देश में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करती है। ये हमारी ग्लोबल इमेज के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब ये रकम देखिए, 20,078 करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो सिर्फ एक हालिया जांच में अघोषित संपत्ति के तौर पर पकड़ा गया। और ये तो सिर्फ वो है जो पकड़ा गया है। सोचिए कि असल में कितना काला धन हमारी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खा रहा होगा। इस पैसे से न जाने कितने स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन सकती थी। तो आखिर में बात सिर्फ पैसे की नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान होता है भरोसे का। जब सरकार, अदालत, पुलिस इन सब पर से लोगों का भरोसा उठने लगता है तो देश का विकास अपने आप रुक जाता है, क्योंकि कोई भी समाज बिना विश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, हमने समस्या को बहुत गहराई से समझ लिया, लेकिन क्या इसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही? बिल्कुल लड़ी जा रही है। चलिए अब उन कानूनी हथियारों और आम लोगों की पहलों पर नजर डालते हैं जो पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास कागज पर बहुत ताकतवर कानून हैं, जैसे आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून, जिसने आम आदमी को सरकार से सवाल पूछने की ताकत दी। लोकपाल एक्ट है जो बड़े अधिकारियों की जांच के लिए बना है, हालांकि ये कितना असरदार है इस पर आज भी सवाल उठते हैं। ये सारे कानून इस लड़ाई में बहुत जरूरी हथियार हैं, अगर इनका सही नियत और पूरी ताकत से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन लड़ाई सिर्फ कानून के भरोसे नहीं लड़ी जाती। 0 रुपए का नोट, ये एक कमाल की पहल है। जब कोई अधिकारी रिश्वत मांगे तो उसे ये नोट दिया जाता है। ये एक सांकेतिक विरोध है, लेकिन बहुत ताकतवर। ये दिखाता है कि आम नागरिक भी कितने रचनात्मक तरीकों से इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं और बदलाव की शुरुआत जमीनी स्तर से भी हो सकती है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए, अगर भ्रष्टाचार एक सड़े हुए सिस्टम की निशानी है तो इस सिस्टम को ठीक करने की ताकत असल में है किसके पास? क्या हम सिर्फ सरकारों और संस्थाओं को दोष देते रहेंगे, या ये मानेंगे कि बदलाव की असली जिम्मेदारी हम सबकी है, हमारे छोटे छोटे फैसलों में, हमारी अपनी ईमानदारी में? इस सवाल पर सोचना शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है।